अध्याय 23। बंद वार्ड में क्रिसमस। क्या इसीलिए डंबलडोर हैरी से नजरें नहीं मिला रहे थे? क्या उन्हें ये आशंका थी कि हैरी की आंखों से वोल्डेमॉर्ट झांकने लगेगा, या उन्हें ये डर था कि शायद उसकी आंखों का रंग अचानक लाल हो जाएगा और उसकी पुतलियों की जगह पर बिल्ली जैसे छेद हो जाएंगे? हैरी को याद आया कि वोल्डेमॉर्ट का सांप जैसा चेहरा एक बार प्रोफेसर क्विरिल के सिर के पीछे से कैसे निकला था। अपने सिर के पीछे हाथ फेरकर वो सोचने लगा कि अगर वोल्डेमॉर्ट उसकी खोपड़ी से बाहर निकला तो उसे कैसा महसूस होगा। वो खुद को गंदा और संक्रमित समझने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी घातक विषाणु से ग्रस्त है और अस्पताल से लौटते समय मासूम निष्कलंक लोगों के साथ ट्रेन में बैठने के काबिल नहीं है, जिसका तन मन वोल्डेमॉर्ट के कलंक से मुक्त था। वो अब ये बात जान चुका था कि उसने सिर्फ सांप को देखा ही नहीं था, वो तो खुद सांप था। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा भयंकर विचार आया। उसके दिमाग की सतह पर एक याद उभर आई, जिससे उसकी आंतें सांपों की तरह घुमड़ने और लहराने लगी। वोल्डेमॉर्ट समर्थकों के अलावा किसी चीज के पीछे था, हथियार जैसी कोई चीज जिसे वो सिर्फ चोरी से हासिल कर सकता है। कोई ऐसी चीज जो पिछली बार उसके पास नहीं थी। हैरी ने सोचा, मैं ही वो हथियार हूं। अंधेरी सुरंग से गुजर रही ट्रेन में हिलते समय उसे ऐसा लगा मानो उसकी नसों में जहर बह रहा हो, जो उसे पसीना पसीना कर रहा था। वोल्डेमॉर्ट मेरा ही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डंबलडोर ने मेरे आसपास पहरेदार तैनात कर रखे हैं। मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए। लेकिन डंबलडोर सफल नहीं हो पा रहे हैं। वे हॉगवर्ट्स में हर वक्त मेरी निगरानी नहीं करवा सकते। मैंने ही कल रात को मिस्टर वेज़ली पर हमला किया था। वो मैं ही था। वोल्डेमॉर्ट ने मुझसे ये काम करवाया, और हो सकता है कि वो मेरे भीतर ही हो। हो सकता है वो इस समय भी मेरे विचारों को पढ़ रहा हो। जब ट्रेन अंधेरी सुरंग में धड़धड़ाती हुई चल रही थी, तो मिसेस वेज़ली ने जिनी के पार झुककर उससे पूछा, हैरी बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हालत खराब दिख रही है। क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? सभी उसे देख रहे थे। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और होम इंश्योरेंस के एक विज्ञापन को घूरने लगा। ग्रिमोल्ड चौक के घास के एक टुकड़े पर चलते समय मिसेस बिजली चिंता भरी आवाज में बोली, हैरी बेटा, तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला दिख रहा है। क्या आज तुम्हें नींद नहीं आई? तुम सीधे अपने बिस्तर पर जाना और डिनर से पहले 2 घंटे सो लेना, ठीक है? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। ये एक बढ़िया बहाना था जिससे वो सबसे बात करने से बच सकता था। वो यही तो चाहता था। इसलिए जैसे ही मिसेस बिजली ने सामने वाला दरवाजा खोला, वो दैत्य के पैर वाले छाता स्टैंड के पास से होता हुआ तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और अपने तथा रॉन के बेडरूम में घुस गया। वहां पहुंचकर वो दोनों पलंगों और फिनीज नाइजेलिस की खाली तस्वीर के पास चहलकदमी करने लगा। उसके पास दिमाग में बहुत सारे सवाल, उनसे भी ज्यादा भयानक विचार भरे हुए थे। वो सांप कैसे बन गया? शायद वो इच्छाधारी नर पशु था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उसे ये बात पता होती। शायद वोल्डेमॉर्ट इच्छाधारी नर पशु था। हम्म, हैरी ने सोचा, ये बात ठीक लगती है। जाहिर है वो सांप में बदल सकता है, क्योंकि वो मुझ पर काबू कर रहा है। इसलिए हम दोनों ही रूप बदल लेते हैं। लेकिन फिर भी इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि मैं 5 मिनट में ही लंदन जाकर अपने पलंग पर कैसे लौट आया। लेकिन वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है। शायद लोगों को इतनी तेजी से लाना ले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और फिर दहशत के भयंकर एहसास के साथ
उसके मन में ये पागलपन भरा ख्याल आया, अगर वोल्डेमॉर्ट मुझ पर काबू कर रहा है तो मैं उसे इस समय मायापंछी के समूह के मुख्यालय का स्पष्ट दृश्य दिखा रहा हूं। वो जान जाएगा कि समूह में कौन कौन है और सीरियस कहाँ है। और मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। वो हर बात जो सीरियस ने मुझे पहली रात को बताई थी। अब एक ही रास्ता था, उसे जल्द से जल्द ग्रिमॉल्ड चौक छोड़कर चल देना चाहिए। वो बाकी लोगों के बिना हॉगवर्ट्स में क्रिसमस बिता लेगा ताकि वे लोग कम से कम छुट्टियों में तो सुरक्षित रहें। लेकिन नहीं, ये नहीं चलेगा। हॉगवर्ट्स में भी बहुत से विद्यार्थी होंगे जिन्हें वो घायल कर सकता है। अगर अगला शिकार सीमस, डीन या नेविल हुआ तो क्या होगा? उसने चहलकदमी बंद कर दी और फिनिस नाइजेलस के खाली फ्रेम को घूरता हुआ खड़ा रहा। उसके पेट की गहराई में शीशे जैसी भारी अनुभूति हो रही थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो प्रिविट ड्राइव लौट जाएगा और बाकी जादूगरों से दूर रहेगा। उसने सोचा, अगर ये काम करना ही है तो देर करने से कोई फायदा नहीं है। उसने पूरी ताकत से यह ख्याल दिमाग से निकालने की कोशिश की कि डर्सली परिवार की प्रतिक्रिया क्या होगी जब वे उम्मीद से 6 महीने पहले उसे अपनी चौखट पर खड़ा देखेंगे। फिर वो तेजी से अपने संदूक की तरफ गया और उसका ढक्कन बंद करके उस पर ताला लगा दिया। उसके बाद उसने हेडविग की तलाश की, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो अब भी हॉगवर्ट में ही है। उसने सोचा, ये अच्छा हुआ क्योंकि उसका पिंजरा नहीं ले जाना पड़ेगा। वो अपने संदूक का एक सिरा पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। वो अभी आधी दूर तक ही पहुंचा था कि तभी एक हिकारत भरी आवाज आई। भाग रहे हो? उसने पलटकर देखा। फिनिस नाइजेलस अपनी तस्वीर वाले कैनवास में प्रकट हो गया था और झुककर हैरी को दिलचस्पी से देख रहा था। नहीं, भाग नहीं रहा हूं, हैरी ने कहा और संदूक को घसीटकर कुछ आगे तक ले गया। फिनिस नाइजेलस ने अपनी नुकीली दाढ़ी को थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता है कि गरुड़द्वार हाउस में सिर्फ बहादुर लोग ही पहुंचते हैं। तुम्हें तो मेरे हाउस में होना चाहिए था। हम नाग शक्ति वाले बहादुर तो होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर विकल्प मौजूद हो तो हमेशा हम अपनी गर्दन बचाने का विकल्प सोचते हैं। मैं अपनी गर्दन नहीं बचा रहा हूं, हैरी ने कहा और संदूक को दीमक खाए गलीचों के टुकड़ों के ऊपर उठाकर दरवाजे के सामने ले गया। अब समझा, फिनिस नाइजेलिस ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। तुम कायरों की तरह नहीं भाग रहे हो, तुम तो महानता दिखा रहे हो। हैरी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। तभी फिनिस नाइजेलिस ने आलस से कहा, मैं एल्बस डंबलडोर का संदेश लाया हूं। हैरी घूमा। क्या? जहां हो वहीं रहो। मैं तो हिला भी नहीं हूं, हैरी ने कहा। उसका हाथ अब भी दरवाजे के हैंडल पर था। संदेश क्या है? मूर्ख, वही तो मैंने तुम्हें अभी बताया है, फिनिस नाइजेलस बोला। डंबलडोर ने कहा है, जहां हो वहीं रहो। क्यों? हैरी ने उत्सुकता से कहा और अपने संदूक के हत्थे को छोड़ दिया। वे मुझे यहां पर क्यों रोकना चाहते हैं? उन्होंने और क्या कहा? और कुछ नहीं, फिनिस नाइजेलस ने पतली काली बाहें उठाई जैसे उसे हैरी उद्दंड लग रहा हो। हैरी का गुस्सा उसी तरह सतह पर आ गया जैसे कोई सांप लंबी घास पर फन उठा रहा हो। वो थका हुआ था, बुरी तरह दुविधाग्रस्त था। पिछली 12 घंटों में दहशत, राहत और फिर दहशत में जिया था, लेकिन इसके बावजूद डंबलडोर उससे बात नहीं करना चाहते थे। हम्म तो ये बात है ना? उसने जोर से कहा। जहां हो वहीं रहो।
जब मुझ पर दम पिशाचों ने हमला किया था, तब भी हर कोई मुझसे यही कह रहा था, जहां हो वहीं रहो हैरी। तब तक बड़े लोग इस मामले को सुलझाते हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारा छोटा सा दिमाग इसे झेल नहीं पाएगा। फिनिस नाइजेलिस ने ज्यादा तेजी से कहा। देखो, इसीलिए तो मुझे टीचर होने से नफरत थी। लड़कों को खुद पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वे हर चीज के बारे में बिल्कुल सही नहीं होते हैं। मेरे छोटे से गुस्सैल खच्चर, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि अगर हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर अपनी योजना की हर छोटी छोटी बात तुम्हें बता रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण होगा? तुम्हें बहुत कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि डंबलडोर का कहना मानने से तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, नहीं। सभी लड़कों की तरह तुम्हें भी पूरा यकीन है कि तुम अकेले ही सोचते हो और महसूस करते हो। तुम अकेले ही खतरे को पहचानते हो। तुम अकेले ही इतने चतुर हो कि शैतानी शहंशाह की योजना का अंदाजा लगा सकते हो। हैरी ने तेजी से कहा। तो वो मेरे बारे में कोई योजना बना रहा है? क्या मैंने ऐसा कहा? फिनिस नाइजेलिस ने अपने रेशमी दस्तानों को उलटते पलटते हुए कहा। मुझे माफ कर दो। मेरे पास किशोरावस्था के दुख दर्द सुनने से ज्यादा अच्छे काम है। गुड डे। वो अपने फ्रेम के कोने तक टहल कर गया और ओझल हो गया। भाड़ में जाओ। हैरी खाली फ्रेम के सामने गरजा। और डंबलडोर को बता देना कि इस बुरी खबर के लिए धन्यवाद। खाली कैनवास खामोश रहा। तैश में हैरी संदूक को अपने बिस्तर के पैताने पर वापस ले गया और दीमक खाए हिस्से पर चेहरे के बल गिर गया। उसकी आंखें बंद थी। उसका शरीर भारी हो रहा था तथा दर्द से टूटा जा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो मीलों सफर करके आया हो। उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि 24 घंटे से भी कम समय पहले चो चैंग मिसलटी के नीचे उसके पास आई थी। वो बहुत थका हुआ था। वो सोने से डर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो नींद से कितने समय तक लड़ सकता है। डंबलडोर ने उससे कहा था कि यहीं रुके रहो। इसका मतलब यह है कि उसे सोने की इजाजत है। लेकिन वो मन ही मन डर रहा था, कहीं वो सब दोबारा ना हो जाए। वो छायाओं में डूब रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक फिल्म चलने का इंतजार कर रही थी। वो एक वीरान गलियारे में चलकर एक सपाट काले दरवाजे की तरफ जा रहा था। खुरदुरे पत्थर की दीवारों, मशालों और एक खुले दरवाजे में से होता हुआ वो पत्थर की सीढ़ियां उतर गया, जो नीचे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाती थी। वो काले दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन उसे खोल नहीं पाया। वो उसे घूरता रहा। वो उसके भीतर घुसने के लिए उतावला था। उसके पीछे जो भी था, उसे वो दिल से चाहता था। ये पुरस्कार बहुत ही बड़ा था। काश उसका निशान दुखना बंद हो जाए, फिर वो ज्यादा स्पष्टता से सोच सकेगा। तभी बहुत दूर से रॉन की आवाज आई। मम्मी ने कहा है कि डिनर तैयार है। अगर तुम सोना चाहो तो तुम्हारे लिए अलग निकाल कर रख लेंगी। हैरी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन रॉन तब तक कमरे से बाहर जा चुका था। हैरी ने सोचा, वो मेरे साथ अकेले में नहीं रहना चाहता। मूडी की बात सुनने के बाद वो आखिर क्यों रहना चाहेगा? उसे लगा कि उनमें से कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता होगा, क्योंकि अब वे जान चुके हैं कि उसके भीतर क्या था। वो डिनर करने के लिए नीचे नहीं जाना चाहता था। वो खुद को जबरदस्ती उन पर थोपना नहीं चाहता था। उसने करवट बदली और कुछ समय बाद दोबारा सो गया। वो काफी देर बाद जागा। उस समय सुबह के शुरुआती घंटे चल रहे थे। भूख के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा था और रॉन खर्राटे ले रहा था। कमरे में चारों तरफ देखते समय उसे फिनिस नाइजेलिस की स्याह आकृति दिखी, जो अपनी तस्वीर में एक बार फिर आ चुका था। हैरी को लगा कि डंबलडोर ने शायद उसे उसकी निगरानी के लिए भेजा होगा, ताकि वो किसी और पर हमला न कर दे। अस्वच्छ होने का भाव गहराता गया। उसका आधा मन हो रहा था कि उसे डंबलडोर की बात माननी नहीं चाहिए थी। अगर ग्रिमाल्ड चौक में जीवन इसी तरह चलने वाला है, तो इससे अच्छा तो ये होता
कि वो प्रिवेट ड्राइव में अच्छा था। अगले सुबह बाकी सभी लोग क्रिसमस की सजावट करते रहे। हैरी को सीरियस इतने अच्छे मूड में पहले कभी नहीं दिखा था। वो कैरल्स गा रहा था और बहुत खुश दिख रहा था कि क्रिसमस पर उसका घर भरा हुआ है। उसकी आवाज ठंडे ड्राइंग रूम के फर्श के पार से गूंजती हुई ऊपर आ रही थी, जहां हैरी अकेला था। खिड़कियों के बाहर आसमान सफेद हो रहा था। यह देखकर हैरी को आशंका हुई कि शायद बर्फ गिरेगी। पूरे समय हैरी इस बात पर वहशी आनंद महसूस करता रहा कि बाकी लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका दे। जब उसने लंच के समय सीढ़ियों पर मिसेस बिस्ली को अपना नाम पुकारते देखा था, तो वो और ऊपर चला गया तथा उनकी बात अनसुनी कर दी। शाम को लगभग 6 बजे बाहर के दरवाजे की घंटी बजी और मिसेस ब्लैक दोबारा चीखने लगी। हैरी ने सोचा कि मडंगस या मायापंछी के समूह का कोई और सदस्य आया होगा। वो बकबीक के कमरे की दीवार से आराम से टिककर बैठ गया, जहां वो छिपा हुआ था। बकबीक को मरे हुए चूहे खिलाते समय इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था कि वो खुद कितना भूखा था। जब किसी ने कुछ मिनट बाद दरवाजा भड़बड़ाया तो उसे थोड़ा सदमा लगा। मैं जानती हूं कि तुम अंदर हो, हरमाइनी की आवाज आई। बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरी ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। बकबीक अब भी भूसे से भरे फर्श पर अपने पंजे मार रहा था, ताकि अगर चूहे का कोई टुकड़ा रह गया हो तो वो उसे उठा ले। तुम तो अपने मम्मी डैडी के साथ स्कीइंग करने गई थी, हरमाइनी ने कहा। सच तो यह है कि स्कीइंग में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता, इसलिए मैं क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ चली आई। उसके बालों में बर्फ के टुकड़े फंसे हुए थे और उसका चेहरा ठंड से गुलाबी हो गया था। लेकिन रॉन को मत बताना। मैंने उसे बताया है कि स्कीइंग सचमुच अच्छी होती है, क्योंकि उसे सुनकर बड़ा मजा आता है। मम्मी डैडी थोड़े निराश हुए, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि गंभीर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हॉगवर्ट्स में ही रुक रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूं। वे समझ जाएंगे। खैर छोड़ो, उसने तेजी से कहा। चलो हम दूसरे बेडरूम में चलते हैं। रॉन की मम्मी ने वहां आग जला दी है और सैंडविच भेज दिए हैं। हैरी उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर गया। बेडरूम में दाखिल होते हुए उसे ये देखकर हैरानी हुई कि रॉन और जिनी वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। हैरी कुछ बोल पाता इससे पहले ही हरमाइनी ने अपनी जैकेट उतारी और हवाई अंदाज में बोली, मैं नाइट बस से आई हूँ। डंबलडोर ने मुझे अपनी दिन की सारी घटना बता दी थी, लेकिन वहां से निकलने से पहले मुझे सत्र खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। अमरीश तो इसी बात पर गुस्सा थी कि तुम लोग उनकी नाक के नीचे गायब हो गए। हालांकि डंबलडोर ने उन्हें बता दिया था कि मिस्टर विजली सेंट मंगोस में भर्ती हैं और उन्होंने तुम सभी को उनसे मिलने जाने की इजाजत दे दी थी। तो वो जिनी के पास बैठ गई। दोनों लड़कियां और रॉन हैरी को देखने लगे। हरमाइनी ने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया, हैरी ने थोड़ा सख्ती से कहा। वो अधीरता से बोली, ओ हैरी झूठ मत बोलो। रॉन और जिनी कह रहे थे कि सेंट मंगोस से लौटने के बाद तुम सबसे छिपते रहे हो। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? हैरी ने गुस्से से रॉन और जिनी को देखा। रॉन अपने पैरों की तरफ देखने लगा, लेकिन जिनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जिनी बोली, तुम ऐसा ही कर रहे हो हैरी, और तुम हम में से किसी की भी तरफ नहीं देख रहे हो। हैरी गुस्से से बोला, तुम ही लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। हरमाइनी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, शायद तुम लोग अलग अलग समय एक दूसरे को देख रहे होगे, इसी कारण ऐसा लगा होगा। हैरी ने मुड़ते हुए कहा, बड़ी मजेदार बात है। हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा, ये सोचना छोड़ दो कि सब लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। देखो, बाकी लोगों ने मुझे ये बात बता दी है जो तुमने कल विस्तारित कानों से सुनी थी। अच्छा, हैरी हुर्राया। उसके हाथ जेब में थे और वो बाहर बर्फ की मोटी परत को गिरते देख रहा था। सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना? देखो, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। हम तुमसे बात करना चाहते थे हैरी, जिनी ने कहा, लेकिन जब से हम लौटे हैं
तब से तुम छिपते फिर रहे हो, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, हैरी ने कहा, और अब और ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था। ये तो मूर्खता है, चीनी ने गुस्से से कहा, क्योंकि तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं जानते, जिस पर तुम जानते हो कौन ने काबू किया था। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उस वक्त कैसा महसूस हो सकता है। हैरी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, और जब उसे इस बात का मतलब समझ में आया तो वो तेजी से घूम गया। उसने कहा, मैं भूल गया था। जिनी ठंडे स्वर में बोली, तुम कितने खुशकिस्मत हो। मुझे अफसोस है, हैरी ने दिल से कहा। तो तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझ पर काबू कर रहा है? देखो, क्या तुम्हें वो हर चीज याद रहती है जो तुम कर रहे हो? चीनी ने पूछा। क्या ऐसा भी समय रहता है जिसके बारे में तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे थे? हैरी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसने जवाब दिया, नहीं। चीनी बोली, तो फिर तुम जानते हो कौन ने तुम पर कभी काबू नहीं किया है। जब उसने मुझ पर काबू किया था तो मुझे याद नहीं रहता था कि घंटों तक मैं क्या कर रही थी। मैं खुद को कहीं और पाती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मैं वहां कैसे पहुंची। हैरी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी बात पर यकीन कर ले, लेकिन इसके बावजूद उसका जी हल्का हो गया। मैंने तुम्हारे डैडी और सांप को सपने में देखा था, हरमाइनी ने कहा। हैरी, तुमने ऐसे सपने पहले भी देखे हैं। पिछले साल भी तुम्हें इस बात की झलक मिल जाती थी कि वोल्डेमॉर्ट क्या कर रहा है। हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सपना अलग था। मैं सांप के भीतर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही सांप था। हो सकता है वोल्डेमॉर्ट मुझे किसी तरह लंदन ले गया हो, हरमाइनी पूरी तरह चिढ़कर बोली। किसी दिन तुम हॉगवर्ट्स एक इतिहास पढ़ लेना, शायद उससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि हॉगवर्ट्स के भीतर कोई अंतर्ध्यान या प्रकट नहीं हो सकता। यहां तक कि वोल्डेमॉर्ट भी तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर उड़ाकर नहीं ले जा सकता था, हैरी। रॉन बोला, उस समय तुम अपने बिस्तर पर ही थे। जगाने से पहले मैंने तुम्हें कम से कम 1 मिनट तक नींद में कसमसाते हुए देखा था। हैरी कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करने लगा और सोचने लगा। वे लोग जो कह रहे थे वो न राहत भरा था, बल्कि समझदारी भरा भी लग रहा था। बिना सोचे हुए उसने पलंग पर रखी प्लेट में से एक सैंडविच उठाया और अपने मुंह में भर लिया। हैरी ने सोचा, चलो इससे ये चिंता छूटी कि मैं ही हथियार हूं। उसका दिल खुशी और राहत से फूल गया जब उसने सुना कि सीरियस उसके कमरे के पास से होता हुआ बकबीक के कमरे की तरफ जा रहा था, और फिर तेजी से गॉड रेस्ट ये मैरी हिप्पोग्रिफ्स गा रहा था, तो उसका भी मन हुआ कि वो भी उसके साथ साथ गाने लगे। क्रिसमस पर प्राइवेट ड्राइव लौटने की बात वो कैसे सोच सकता था। सीरियस इस बात से खुश था कि घर भरा हुआ था। खास तौर पर हैरी के वहां रहने से वो बहुत खुश था। उसकी खुशी हर तरह से झलक रही थी। अब वो गर्मियों वाला उदास मेजबान नहीं था। अब तो जैसे उसने ठान लिया था कि सबको वहां कम से कम उतना मजा आए जितना हॉगवर्ट्स में आता। इसलिए वो उनकी मदद से क्रिसमस तक बिना थके सफाई और सजावट करता रहा। परिणाम ये हुआ कि जब वे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोने गए तो मकान पहचान में ही नहीं आ रहा था। गंदे फानूसों पर अब जाले नहीं लटक रहे थे, बल्कि हॉली तथा सुनहरे तथा चांदी जैसे रंग की झाड़ियां लगी थी। जादुई बर्फ छने हुए गलीचों पर चमक रही थी। मडंगस एक बड़ा क्रिसमस ट्री ले आया था। सजीव परियों से सजे इस क्रिसमस ट्री के कारण सीरियस का वंश वृक्ष छिप गया था। हॉल की दीवार पर रखे घरेलू जिन्नों के सिरों पर भी फादर क्रिसमस के हैट और दाढ़ियां लग चुकी थी। जब क्रिसमस की सुबह हैरी जागा तो उसके बिस्तर के पैताने पर तोहफों के ढेर लग गए। रॉन पहले ही अपने तोहफे खोल रहा था और उसका ढेर थोड़ा बड़ा था। इस बार अच्छा सामान मिला है, उसने हैरी को कागजों के बादल के बीच में बताया। झाड़ू के दिशा सूचक यंत्र के लिए धन्यवाद,
ये बहुत बढ़िया है। हरमाइनी के तोहफे से काफी अच्छा है। उसने मुझे होमवर्क प्लानर दे दिया है। हैरी ने अपने तोहफों को देखा। एक तोहफे पर हरमाइनी की लिखाई दिख गई। उसने उसे भी एक पुस्तक दी थी जो डायरी जैसी लग रही थी। बहरहाल, जब भी वो उसका पेज खोलता था तो वो जोर से ऐसे बातें करने लगती थी। होमवर्क आज कर लो वरना कल पछताओगे। सीरियस और ल्यूपिन ने हैरी को बहुत अच्छी पुस्तक का सेट दिया था जिसका शीर्षक था व्यवहारिक सुरक्षात्मक जादू और गुप्त कलाओं के खिलाफ इसका प्रयोग। इन पुस्तकों में सभी मंत्रों और प्रतिकारक मंत्रों के प्रयोग के हिलते हुए रंगीन चित्र दिए गए थे। हैरी ने पहले खंड को उत्सुकता से पलटा। उसे समझ में आ गया कि यह पुस्तक डीए के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हैग्रिड ने उसे बालों वाला भूरा पर्स भेजा था जिसमें नुकीले दांत लगे थे। ये चोरी से बचने का अचूक उपाय था, लेकिन दुर्भाग्य से हैरी पर्स में पैसे नहीं रख सकता था, वरना उसकी उंगलियां चिढ़ जाती। टोंक्स ने फायरबोल्ट का एक छोटा चलित मॉडल दिया था जिससे हैरी कमरे में चारों तरफ उड़ते देखता रहा। वो हसरत से सोच रहा था कि काश उसके पास उसका पूरे आकार का संस्करण होता। रॉन ने उसे हर स्वाद की टॉफियों का एक बहुत बड़ा डिब्बा दिया। मिस्टर और मिसेस वेजली ने हमेशा की तरह हाथ से बुना स्वेटर तथा मिन्स पाई दी थी। डॉबी ने एक बहुत भयंकर पेंटिंग दी जिसे देखकर हैरी को लगा कि वो उसने खुद बनाई होगी। उसने अभी पेंटिंग को उल्टा घुमाया ही था ताकि देख सके कि इस तरह से वो बेहतर नजर आती है या नहीं। तभी एक जोरदार कड़ाक के साथ फ्रेड और जॉर्ज उसके पलंग के पैताने के पास प्रकट हो गए। क्रिसमस की बधाइयां, जॉर्ज ने कहा। थोड़ी देर तक नीचे मत जाना, रॉन ने पूछा। क्यों? फ्रेड ने भारीपन से कहा। मम्मी फिर से रोने लगी है। पर्सी ने क्रिसमस के उपहार वाला स्वेटर लौटा दिया है। बिना चिट्ठी के? जॉर्ज ने बात पूरी करते हुए कहा। उसने ये तक नहीं सोच पूछा कि डैडी कैसे हैं, और वो मिलने भी नहीं गया। फ्रेड ने पलंग के पास आते हुए हैरी की पेंटिंग को देखा। हमने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। हमने उनसे कह दिया कि पर्सी तो चूहे की लेंडी से भी गया गुजरा है। जॉर्ज ने एक चॉकलेट मेंढक खाते हुए कहा। लेकिन उससे काम नहीं बना। अब ल्यूपिन उसे समझा रहा है। उसके बाद से मम्मी का मूड ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही नाश्ते के लिए नीचे आ जाना ठीक रहेगा। वैसे ये है क्या? फ्रेड ने डॉबी की पेंटिंग देखते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि कोई बंदर है जिसकी दो काली आंखें हैं। ये हैरी है, जॉर्ज ने पेंटिंग के पीछे की तरफ से इशारा करते हुए कहा। पीछे लिखा हुआ है। हम्म, बिल्कुल हूबहू तस्वीर बनाई है, फ्रेड ने मुस्कुराकर कहा। इस ताने से चिढ़कर हैरी ने उस पर नई होमवर्क डायरी फेंक कर मारी। डायरी सामने वाली दीवार से टकराकर फर्श पर जा गिरी, जहां से वो चहक कर बोली, अगर तुमने हर आई पर बिंदी लगा दी है और हर टी को काट दिया है तो फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। वे खड़े होकर कपड़े पहनने लगे। उन्हें सुनाई दे रहा था कि घर में सभी लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे। नीचे जाते समय उसे सीढ़ियों पर हरमाइनी मिली। पुस्तक के लिए धन्यवाद, उसने खुशी से कहा। मैं सदियों से न्यू थ्योरी ऑफ न्यूमरोलॉजी चाहती थी, और रॉन, वो सचमुच असाधारण है। कोई दिक्कत नहीं, रॉन ने कहा। वैसे ये किसके लिए है? उसने उस तोहफे की तरफ इशारा किया जो वो हाथ में ले जा रही थी। क्रीचर के लिए, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। अच्छा होगा कि इसमें कपड़े ना हो, रॉन ने चेतावनी दी। तुम जानती हो सीरियस ने क्या कहा था? क्रीचर हमारे बारे में बहुत ज्यादा जानता है। हम उसे आजाद नहीं कर सकते। हरमाइनी ने कहा, इसमें कपड़े नहीं हैं। हालांकि अगर मेरा वश चलता तो मैं निश्चित रूप से उसे उस गंदे पुराने चिथड़े की जगह पर कोई दूसरा कपड़ा पहनने को दे देती। नहीं, ये तो हाथ से बनी रजाई है। मैंने सोचा
कि इससे उसका बेडरूम चमक जाएगा। कौन सा बेडरूम? हैरी ने कहा और अपनी आवाज फुसफुसाहट जैसी कर ली, क्योंकि वे सीरियस की मां की तस्वीर के सामने से गुजर रहे थे। हरमाइनी बोली, सीरियस कहता है कि यह बेडरूम जैसा तो नहीं है, बल्कि एक तरह की मांद है। वो किचन से दूर वाली अलमारी में बॉयलर के नीचे सोता है। जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो वहां उन्हें मिसेस विजली अकेली मिली। वे स्टोव के पास खड़ी थी और जब उन्होंने सभी को मैरी क्रिसमस कहा तो उनकी भर्राई आवाज से ऐसा लगा जैसे उन्हें सर्दी हो गई हो। सभी ने अपनी निगाह फेर ली। तो एक क्रीचर का बेडरूम है, रॉन ने पेंट्री के सामने वाले कोने में एक गंदे दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा। हैरी ने उसे कभी खुला नहीं देखा था। हरमाइनी ने कहा, जब थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। मुझे लगता है कि हमें खटखटाकर अंदर घुसना चाहिए। रॉन ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो ऊपर की मंजिल पर चोरी से घूम रहा होगा, उसने कहा और झट से दरवाजा खोल दिया। हैरी ने अंदर झांका। अंदर ज्यादातर हिस्से में पुराने जमाने का बहुत बड़ा बॉयलर रखा था, लेकिन पाइपों के नीचे वाली जगह पर क्रीचर ने अपने लिए एक घोंसला जैसा बना लिया था। फर्श पर बहुत से चिथड़ों और पुराने बदबूदार कंबलों का ढेर पड़ा था। इसके बीच में एक छोटी सी जगह से पता चलता था कि क्रीचर हर रात को कहाँ सोता था। सामान में यहाँ वहाँ बासी ब्रेड के टुकड़े और चीज के फफूंद लगे हुए टुकड़े भी थे। दूर वाले एक कोने में छोटी छोटी चीजें और सिक्के चमक रहे थे। हैरी को अंदाजा था कि क्रीचर ने उन्हें सीरियस के मकान की सफाई से बचाया होगा। वो चांदी में मढ़ी परिवार की तस्वीरें लाने में भी सफल हो गया था, जिन्हें सीरियस ने गर्मियों में फेंक दिया था। उनका कांच भले ही टूट गया हो, लेकिन उनके भीतर अब भी छोटे छोटे श्वेत श्याम लोग थे जो दम्भ से उसे देख रहे थे, जिनमें उसे अपने पेट में एक झटका सा महसूस हुआ। वो भारी पलकों वाली सांवली औरत भी शामिल थी, जिसका मुकदमा उसने डंबलडोर के स्मृति पात्र में देखा था, बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तस्वीर क्रीचर को सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसने इसे बाकी सभी तस्वीरों के सामने रखा था और इसके कांच को स्पेलो टेप से जोड़ दिया था।